अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम नावल का नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। जाजिम लाला और शाजिम लाला की भी शादी हो गई। मैंने किसी की भी शादी अटेंड नहीं की। मैंने इतनी डांस प्रैक्टिस भी की थी, सब कुछ वेस्ट हो गया। वो आंखों में नमी लाए इंतहाई इमोशनल अंदाज में बोली थी, नो मेरी जान, नहीं, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। बस इतनी सी बात है ना, मैं तुम्हें शादी पे लेके जाऊँगा। कल है ना मेहंदी, तुम कल रस्म शुरू होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाओगी। ये तुम्हारे दायम का तुमसे वादा है। मैं तुम्हें खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम पूरी शादी एंजॉय करना। दायम ने उसे मोहब्बत से पुचकारते हुए कहा, जबकि वो तो उसकी बातें सुनकर परेशान हो चुकी थी। मतलब आप मेरे साथ शादी पर नहीं आएंगे? मतलब कि इस लंबी टांगों वाली चुड़ैल के साथ रहेंगे आप? वो दायम वो बहुत बुरी है, मुझे नहीं पता। मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगी, आपको मेरे साथ आना होगा। वो इसके बाजू को अपने हाथ में जकड़ते हुए बोली। अभी थोड़ी देर पहले ही उसे फ़ोन आया था जिसमें उसे पता चला कि जमाल साहब लंदन से जल्दी वापस नहीं आने वाले, और तब तक उन्होंने ज़ारा का ख्याल रखने के लिए कहा है। उनका बिज़नेस रिलेशनशिप ऐसा था कि वो इनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता था। यहाँ इसके पॉलिटिक्स करियर का सवाल था, इसीलिए शायद उन्होंने इतनी रात गए उसे फ़ोन करके ये बात बताई थी। और जब यही बात उसने जानू को बताई, तब से ही वो इसकी किसी भी बात की और गुस्से की परवाह किए बगैर कभी उसे लंबी टांगों वाली चुड़ैल तो कभी मिस टुक टुक कहकर बुलाती थी। इस जानू में कभी कभी मुकद्दम शाह की झलक नज़र आती थी, जो अपनी चीज़ों में किसी किस्म की मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना ही अपनी किसी चीज़ को दूसरे को देने के लिए तैयार था। जानू भी बिल्कुल वैसी ही थी। इसे ज़ारा से ख़तरा महसूस हो रहा था और दायम उसकी नज़रों में अब सिर्फ उसका था। वो जानू की कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए बिना बहस किए उसके साथ जाने को वो तैयार हो गया। वैसे भी तायशा ने उसे अलग से इनवाइट किया हुआ था और वो ये बात का भी भला नहीं सकती थी कि जितना अरसा वो हवेली में रहा था, वो उसके साथ एक माँ की तरह रही थी। निशाल को घर में अलग कमरा दिया गया था। वानी तो जब से आई थी, कभी शाजिम के पास तो कभी ज़िला के पास, उसे जैसे अपनी माँ को वो भूल ही गई थी। जबकि नूर तो इसकी बलाएं लेते ना थकती। नूर को जब पता चला कि इसका आगे पीछे अब कोई नहीं है, तो नूर ने फैसला कर लिया कि वो इनकी शादी शार्क और जिमल के साथ ही करवाएगी। दोनों दुल्हन ने एक ही घर से रुखसत होंगी। और इस सब के बाद पर यासिम को कोई एतराज़ ना था। निशाल को इतनी जल्दी सब कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन यासिम ने कहा था कि अगर मैं हूँ तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जबकि वानी को तो बस अपने मामा पापा को दूल्हा बनने देखने की जल्दी थी। उसे पता भी नहीं था कि अचानक ही इसके रस्म मायू और मेहंदी आज ही रख ली जाएगी। कल जिमल और शार्क का निकाह था। निकाह के बाद वो रुश्ती का इरादा रखते थे, क्योंकि शार्क साहब को रुश्ती की बहुत जल्दी थी। जबकि तायशा भी अब जिमल की शादी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं चाहती थी। जबकि निशाल और यासिम का निकाह परसों था और मायू और मेहंदी की रस्म दोनों की आज ही अदा होनी थी। सब कुछ अचानक से कितना अच्छा हो गया था। निशाल ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे यूं अचानक इतना चाहने वाला हम सफ़र मिल जाएगा, और वो भी वो शख्स जो उसके माजी के बारे में सब कुछ जानता है। इससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था और यही वजह थी कि निशाल शादी से बहुत मुतमईन थी। वो अपने आप को आईने में देखती मुस्कुरा रही थी जब अचानक उसे पीछे कोई महसूस हुआ। ये मुस्कुराहट, ये शर्माहट 2 दिन के बाद पर उधार रखें मकान मालकिन जी, आगे आपके बहुत काम आएगी। ऐसे मामलों में आपका किरायादार बहुत बेशर्म की किस्म का इंसान है। वो इसके करीब से अपनी कुछ चीज़ें उठाता, उसका दिल धड़का गया, जबकि उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये शख्स उसके कमरे में अचानक क्या कर रहा है। अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस कमरे में रहने की आदत डाल दी जाए, इसीलिए आपको अपने कमरे में रखने का बंदोबस्त किया था, जबकि मैं आजकल अपनी बेटी के कमरे में रहाइश पजीर हूँ। वो इसके कानों में सरगोशी करता मुस्कुराता हुआ अपनी चीज़ें उठाकर बाहर निकल गया, जबकि वो शर्माते हुए अपना सुर्ख दहकता चेहरा अपने ही हाथों में छुपा गई। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? वो जैसे ही बाहर आई, जानू को बैग लेकर बाहर जाता देखकर पूछे बिना ना रह सकी, जानू कहीं जा रही है, इसका मतलब है कि इसके काम में आसानी हो। वो सिर्फ सोच ही रही थी कि दायम बाहर से आया और इसका ये बैग भी लेकर मुलाजिम को इशारा करने लगा। हम लोग शादी पे जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बड़ी अम्मा साईं यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा घर में और भी बहुत मुलाजिम हैं, मरियम दीदा भी हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। जानू ने मुस्कुराते हुए उसका दिल जलाया। दायम, तुम मुझे नौकरों के सहारे छोड़ के जा रहे हो।
आई कांट बिलीव तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डैड ने मुझे यहाँ सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर भेजा है। तुम जानते हो मैं पाकिस्तान पहली बार आई हूँ और तुम मुझे इस तरह से छोड़कर जा रहे हो। दाइम भी नहीं रह पाऊँगी यहाँ ऐसे। बड़ी अम्मा साईं नौकर नहीं है। वो अभी बोल ही रही थी कि जानू ने उसकी बात काटी। नौकर नौकर ही होता है जानू, बेशक उसे मालिक का दर्जा ही क्यों ना दे दिया जाए। कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ है तुम्हारा जहाँ नौकर और मालिक को फ़र्क करना नहीं सिखाया जाता। वो इसे डराने वाले अंदाज में बोली थी और जानू डर भी गई इसके अंदाज पर, जबकि इसका अंदाज दाइम को इतना नागवार गुजरा कि वो हाथ के इशारे से उसे चुप करवाते जानू को बाहर जाने का इशारा कर चुका था। दाइम कहीं किसी छोटे से घराने से तो नहीं उठाकर लाई इस लड़की को। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे नौकर चाकर कभी ज़िंदगी में देखे नहीं हैं। इसके जाने के बाद भी ज़ारा अब भी बाज नहीं आई थी। ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही हो, अब खामोश हो जाओ और घर में बहुत लोग मौजूद हैं जो तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं। वो इंतहाई गुस्से से बोला था। मैं पहली बार पाकिस्तान आई थी सिर्फ तुम्हारे सहारे पर, और तुम मुझे यहाँ छोड़कर कोई शादी अटेंड करने जा रहे हो। मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम कौन सा हनीमून पर जा रहे हो जहाँ मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब करूँगी। शादी है ना, मैं भी इंजॉय कर लूँगी। वो आंखों में नमी लाए बोली थी। इसे सच में दाइम और जानू का इस तरह से जाना अच्छा नहीं लग रहा था। एक पल के लिए दाइम भी वहीं रुक गया तो वाकई उसे नौकरों के सहारे छोड़कर नहीं जा सकता था। बेशक बड़ी अम्मा साईं इसके लिए माँ का दर्जा रखती थी, लेकिन वो ज़ारा के लिए तो एक मुलाजमा ही थी। प्लीज़ दाइम, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नौकरों के बीच में अकेले नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मैं इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब वो परेशानी से रोने लगी। ज़ारा प्लीज़ खामोश हो जाओ। तुम जाओ अपना सामान पैक करो, हम शादी पे जा रहे हैं। वो उसे चुप करवाते हुए बोला। मेरे पास शादी के लिए पहनने को कोई कपड़े भी नहीं थे। हम रास्ते से कुछ ले लेंगे। तुम तो जानते ही हो मैंने कभी पाकिस्तानी शादी अटेंड नहीं की। ये मेरा पहला तजर्बा है। वो खुश होते हुए बोली, जबकि दाइम हाँ में सर हिलाता अपने पीछे आने का इशारा कर चुका था। कौन कहता है और दो आंसू से अपना काम नहीं करवा सकते लोग। चंद आंसू तो अच्छों का पिघला देते हैं। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी जानों के लिए कही गई बात बुरी लगी, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करती है जैसे अपर क्लास लोगों को जानती तक नहीं। मुझे 100% यकीन है कि तुम इसे किसी झोंपड़ी से उठा कर लाए हो। अपना स्टैंडर्ड तो देख लेते पहले। वो अब भी बाज नहीं आई थी, जबकि दाइम इसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। तुम्हें जानू का स्टैंडर्ड देखना है ना, हम इसके घर जा रहे हैं, देखना। दाइम ने बस इतना कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जबकि गाड़ी में उसे बैठने देकर जानू का मुंह पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इन्हें शादी पर किसी ने नहीं बुलाया, जानू ने बताना ज़रूरी समझा। मैं इनका मेहमान हूँ जाने शाह, और ये मेरी मेहमान है। दाइम ने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की, जिस पर वो अपने फूले फूले गालों को मज़ीद फैलाकर बैठ गई, जबकि इसके अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में लोगों ने शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि ज़ारा के पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, और इसके हर अंदाज पर जानू का मूड बुरी तरह ऑफ हो रहा था। ज़ारा ने एक बार पिछली सीट से दाइम के कंधे पर अपना हाथ रखा, जिसे अगले ही लम्हे जानू ने पकड़कर पीछे की तरफ फेंका था, और इसके अंदाज पर इसे इतनी सबकी महसूस हुई तो वो मुंह बनाकर बैठ गई, जबकि इसके घूरी उसे साफ अल्फाज में बता रही थी कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है। अपना हाथ साफ करने की कोशिश मत करो, वरना होर मुकद्दम शाह हाथ काट कर फेंकना भी जानती है। एक बार वो हवेली पहुंच जाए फिर तो वो इससे अगले पिछले सारे बदले लेने वाली थी। ज़ीला और जमल के साथ मिलकर दिल दीदा तो बेचारी थी ही मासूम सी। इसे तो लड़ाई झगड़े आते ही नहीं थे। लड़ने झगड़ने में तो जानू भी सबसे पीछे ही थी, लेकिन यहाँ सवाल उसके पर्सनल प्रॉपर्टी का था। दिल में मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मेरी अलमारी में कोई भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। वो इसे कमरे में बुलाते हुए कहने लगा। आजकल वो सब लोग तायशा के घर रहते थे, क्योंकि तायशा इन लोगों को कहीं नहीं जाने दे रही थी। सब घर का माहौल था और सब लोग घर पर ही थे। इसके कहने पर दिल फ़ौरन ही कमरे में आकर उसके कपड़े इस्त्री करने लगी, जबकि वो इसके पास खड़ा उसे देख रहा था। फ़िलहाल वो तैयार तो नहीं थी, लेकिन पीले रंग का जोड़ा पहने बहुत प्यारी लग रही थी। अहमद साई ने जाने से पहले एक रस्म अदा की थी, और वो ये थी कि उन्होंने दिल को बहराम के साथ रुखसत कर दिया था। अब ये उनकी मर्ज़ी थी कि वो इस रिश्ते को आगे निभाते हैं या नहीं। उन्होंने खानदान को बिठाकर बस इतना ही कहा था कि अब से दिल बहराम के साथ एक ही घर में रहेगी, और वो इनके दादा नाना होने के नाते उसे रुखसत करेंगी। और इसके बाद दिल और बहराम सबके सामने इस तरह से रहते थे जैसे वो हस्बैंड और वाइफ हों। उन्होंने अपने दरमियान मौजूद दूरी को किसी के सामने नहीं जाहिर किया। यहाँ मेहमानों की वजह से बहराम से ज़्यादातर मेहमानों के बीच ही रहता था, जबकि दिल कल से ही जिमल के कमरे में रह रही थी। इस वक्त भी वो इसके कपड़े इस्त्री करते हुए खुद को बिल्कुल नॉर्मल जाहिर कर रही थी, जब अचानक बहराम ने इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया।
दिल, मुझे समझ नहीं आता कि सब कुछ तुम्हारे सामने आ चुका है, हर किस्म की सच्चाई के बारे में तुम जान चुकी हो। अब तुम मुझसे नज़रें क्यों फेरे रखती हो? क्यों मुझे मोहब्बत से नहीं देखती? दिल, मैं क्यों तुम्हारे अंदाज में अपने लिए किसी किस्म के कोई जज्बात महसूस नहीं कर पा रहा? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो? फिर क्यों तुम मुझसे इस तरह से दूर रहती हो? क्यों मुझसे खींची खींची रहती हो? मैं तुमसे कोई हक नहीं मांग रहा, कोई रिश्ता नहीं मांग रहा, लेकिन ये बेरुखी, ये दूरी क्यों है? दिल, तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो कि चाह कर भी ये फासला तय नहीं कर पा रहा मैं? दिल, मैं जानता हूँ दिल, मैं जानता हूँ तुम भी अपने दिल में मेरे लिए जज्बात रखती हो, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तो फिर तुम्हारी इन दूरियों का क्या मतलब है? तुम्हें मेरी बेरुखी को क्यों नाम दूँ? वो जैसे ही आज बेबस होकर उससे सवाल कर रहा था, जबकि वो अपनी कमर से उसकी मजबूत गिरफ्त को हटाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए मजीद उसके करीब होती चली जा रही थी। बहराम साईं, हम इस वक्त अपने घर पे नहीं हैं, बराए मेहरबानी अपने जज्बात को काबू में रखें। वो इसके सीने पर हाथ रखे इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तो ठीक है, घर चलो और मेरे सवालों के जवाब दो, मुझे बस तुम्हारी बेरूही का जवाब चाहिए। दिल, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब कुछ। बताओ मुझे, किस चीज़ की वजह से तुम मुझसे दूर रहती हो? बताओ ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे करीब नहीं आने दे रहा? वो एक हाथ से उसकी नाजुक कमर में था, दूसरे हाथ से उसके चेहरे को अपने हाथों में ले चुका था। कुछ नहीं है, कोई वजह नहीं है, छोड़े मुझे, वो अपना आप छुड़वाते हुए बोली, जबकि अगले ही लम्हे वो उसके लबों को अपने लबों की कैद में लेकर उसे मुकम्मल बेबस कर चुका था। उसके अंदाज में शिद्दत थी, जैसे कोई प्यास जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वो पूरी तरह से उसके बाहों में कैद होकर रह गई। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जब बहराम ने उसे मजीद अपने करीब किया, उसके लबों पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। न जाने ये मदहोश बहराम को कब तक अपने हसार में कैद रखती, जब उसे अपने नाक में कुछ जलने की स्मेल महसूस हुई। उसने अगले ही लम्हे दिल को खुद से दूर करते हुए अपनी शर्ट से हटाई थी। दिल एक तरफ होकर लंबे लंबे सांस ले रही थी, जबकि बहराम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। अगर कुछ नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो फिर ये दूरी क्यों? मुझसे खिंची क्यों रहती हो? मुझसे दूर रहने के बहाने क्यों ढूंढती हो? अगर कोई वजह नहीं है तो मेरे पास रहो, इतने ही करीब कम अज़ कम एहसास तो हो कि बंदा शादीशुदा है। और अब से ये फ़ासले ख़त्म करने की प्रैक्टिस कर लो। बहुत जल्दी तुमसे अपने तमाम हकूक़ सूद समेत वापस लूँगा। बहुत जल्द अपने बाबा के कातलों को बेनकाब करके तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बाहों में कैद कर लूँगा। लेकिन अगर तुम इससे खुशफहमी का शिकार हो कि इस दौरान मैं तुमसे दूर रहूँगा, तो यह सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मुझसे छुपने की, मुझसे दूर रहने की गलती से भी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कहते हुए खामोशी से बाहर निकल गया, क्योंकि इसे बाहर से जानू के चलाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो लोग सीधा तायशा के घर पर ही आए थे। जानू ने तो पूरी गाड़ी में उससे कोई बात नहीं की थी। अब तो इसे मुंह लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो नाक फुलाती सीधे अंदर भाग गई। गाड़ी से निकलते हुए ज़ारा ने एक नज़र इसके घर को देखा। जब दायम ने इसके पास आया, ये हवेली नहीं घर है, पर जहाँ जानू रहती थी वो इनकी हवेली है। गांव में इनकी मलकियत कितने रकबे पर है मैं नहीं जानता। तुम जानू के स्टैंडर्ड की बात कर रही थी। ये है मेरी जानू का स्टैंडर्ड। नौकरों को इज्जत देने और अपना मानने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा स्टैंडर्ड कम है या हम किसी झोंपड़ी या छोटे घर से ताल्लुक़ रखते हैं। अपर क्लास होने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी तहज़ीब और तरबियत को भुला दें। अगर मैं चाहता तो ये सारी बातें तुम्हें घर से ही बता सकता था, लेकिन शायद तुम तब इस चीज़ को समझ नहीं पाती। मेरी जानू का स्टैंडर्ड छोटा नहीं है, बस इसमें तहज़ीब और तरबियत की मिकदार तुमसे कुछ ज़्यादा है। वो कहता हुआ जानू के पीछे घर में दाखिल हुआ था, जबकि तायशा पहली बार जानू के साथ इसके शौहर को आते देखकर फ़ौरन दरवाजे पर इसका इस्तकबाल करने के लिए आई थी। माइयों के बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हर कोई मसरूफ़ था, घर मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में दायम ने अपनी रहाइश एक होटल में रखने का सोचा। वैसे भी इसे ज़्यादा लोगों में रहने की आदत नहीं थी, लेकिन इसने दायम को कहीं भी जाने से मना कर दिया और शाजिम से कहकर एक होटल में बस एक ही रूम की बुकिंग करवाई, जिसकी वजह यह थी कि वो नहीं चाहती थी कि ज़ारा इनके साथ जाए, और इस बारे में दायम को भी कोई आइडिया नहीं था। इसलिए इसने भी बस शाजिम का रूम बुक करवाने के लिए शुक्रिया अदा कर दिया, जबकि शाज़िम इससे पूछना चाहता था कि क्या इन दोनों की मेहमान हमारे घर पर ही रहेंगी, क्योंकि इसका रूम तो वो बुक करवा कर ही नहीं आया था। जानू से पूछने पर इसने कह दिया कि वो इन लोगों के साथ नहीं जा रही। काम ज़्यादा हो जाने की वजह से वो दोबारा से मसरूफ़ हो गया था। बाद में शाज़िम के दिमाग से ही निकल गया कि वो ज़ारा के बारे में कुछ भी पूछे। इसे ज़ारा भी अजीब सी लगी थी। लोगों के दरमियान बैठने की जगह अकेले ही बाहर बैठी हुई थी, जैसे शादी पर नहीं बल्कि किसी पार्क में आई हुई है जहाँ वो अकेली बैठी हो।
अजीब तो सबको ही वो लग रही थी। ज़र्श, ज़ीला और दिल ने उसे अपने साथ आने की ऑफ़र की, लेकिन वो बिल्कुल अनजान बनती साफ अल्फाज में इनकार कर गई। वो जब से आई थी नखरे दिखाए जा रही थी। मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं पीना, ज़्यादा लोग पसंद नहीं हैं, शादी की रस्में पसंद नहीं हैं, और अब भी ऐसा ही हुआ। आई एम सॉरी, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। वो तो दाइम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया, वरना मुझे ये शादी ब्याह की रस्में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इसका अंदाज़ ऐसा था कि इन तीनों को अच्छा खासा गुस्सा चढ़ गया, जबकि दिल तो गुस्से से पाँव पटकती अंदर चली गई। वो तो वैसे भी इस तरह के लड़कियों को मुंह नहीं लगाती थी। दाइम फ़ोन पर मसरूफ़ था जब वो जानू के पास आए और उससे पूछने लगे, इतनी भी मिन्नतें करने की क्या ज़रूरत है? अगर वो नहीं आती तो क्या तुम्हारा दाइम नहीं आता क्या? क्यों नहीं आते? दाइम को तो मैं हर कीमत पर अपने साथ लेके आती, मेरे साथ नहीं आते तो क्या इस लंबी टांगों वाली चुड़ैल के पास छोड़ती, या मेरे दाइम पर जो डोरे डालती? किसी ने मिन्नतें नहीं की, खुद मुंह उठा के आ गई है। आपको नहीं पता, बड़ी तेज़ है। जानू ने सारी हकीकत बताई, जबकि दिल के साथ साथ जर्श और ज़ीला भी इससे सबक सिखाने की ठान चुकी थी। सब बारी बारी रस्म अदा कर रहे थे, लेकिन जिमल बिल्कुल खामोश थी, जबकि निशाल मुस्कुरा रही थी। इसे तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। इसे अपनी पहली शादी याद आई, जिसमें कोई भी रस्म अदा नहीं की गई थी, बस इसका निकाह कर दिया गया और हमेशा के लिए रुखसत कर दिया गया। कैसे माँ बाप थे इसके, जिनके दिल में इसके लिए कोई ख्वाहिश नहीं थी। जैसे बेटी तो उनके लिए एक बोझ थी, जिसे अपने सर से उतार कर वो आज़ाद हो गए। वो आज भी अपने माँ बाप को याद करके उदास हो जाती थी, जिन्होंने शोहर के मरने पर उसे कबूल ना किया। वो यतीम ना होते हुए भी यतीम हो गई। इसके बाप ने तो कहा था इसका शोहर मर गया है, इसे भी साथ दफना दो। इसके पास रोटी नहीं है इसे खिलाने के लिए। क्या कसूर था इसका? बस तालीम हासिल करना चाहती थी, शादी जैसे बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं थी। बस एक अमीर आदमी का इस पर दिल आ गया, उसने नोटों की गड्डी उसके बाप को दिखा दी और उसके बाप ने खामोशी से इसे रुखसत कर दिया, क्योंकि इसे अपने 3 बेटे पालने थे, अपने बुढ़ापे का सहारा पालना था। वो तो इसका सहारा नहीं बन सकती थी, आखिर बेटी थी। न जाने लोगों को क्यों लगता है कि बेटियां बाप का सहारा नहीं बन सकती, जिसकी वजह से वो बेटियों को एक मौका तक नहीं देते। इन्हें एक आजमाइश तो सही, एक मौका देकर तो देखें, हो सकता है यहाँ बेटियां बेटों से बेहतर सहारा बन सकें, बेटों से ज़्यादा फ़ख्र महसूस करवा सकें, बेटों से ज़्यादा नाम रोशन करवा सकें। वो सोचती थी कि काश उसे भी एक मौका मिल जाता, आगे बढ़ती, सब कुछ हासिल कर लेती, लेकिन मौका भी किस्मत वालों को ही मिलता है। बाप का दर्द छोड़कर शोहर के दरवाजे पे आई, जो पहले से ही 2 शादियां करके बैठा था। पहली बीवी को 3 बेटियों समेत कत्ल करके दूसरी बीवी से बेटे की तलाश में था, जबकि नशाल को इसके हाथ पसंदीदा बीवी बनकर उसके साथ गई थी। जो इंसान कम हैवान ज़्यादा था। एक फ़कीर ने इसे कहा था कि इसके नसीब में बेटा नहीं लिखा, और बेटियों से उसे नफ़रत थी, और इस फ़कीर को गलत साबित करने के लिए उसने एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी शादी कर ली। उससे बेटियों से इस हद तक नफ़रत थी कि उसके ख़ानदान में जब भी कोई बेटी पैदा होती, वो खुद अपने हाथों से उसे ख़त्म करवा देता। इसकी पहली बीवी ने 3 बच्चियों को जन्म दिया, जबकि चौथी बेटी के वक्त डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड में बताया कि इस बार भी बच्ची है, तो वो 8 माह से प्रेग्नेंट बीवी और अपने होने वाले बच्चे को अपने हाथों से ख़त्म कर चुका था। जबकि दूसरी बीवी को भी पहली औलाद ज़ाया करवा के वो दूसरी बार बेटे की उम्मीद लगा कर बैठा था। निशाल को आज भी जब वो वक्त याद आता है, उसकी नज़र बेख्तियार वानी की तरफ उठती। कितना मुश्किल वक्त था वो, लेकिन अब वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी, और अपने होने वाले हम सफ़र को सोचकर उसने एक नज़र अपने साथ बैठे यासिम को देखा, जो इसके मुस्कुराने पर अचानक आंख दबाकर मुस्कुराया। निशाल ने शर्म से नज़रें झुका ली। ज़ारा बेटा, तुम अकेले क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, रस्म करो। तायशा ने ज़ारा को अकेले दाएम और जानू को घूरते हुए देखकर कहा। क्या लड़की थी जो बहुत प्यारी, लेकिन न जाने क्यों जानू को अलग ही अंदाज में घूर रही थी, जैसे जानू को खा जाएगी। तायशा ने तो 3 बार ये बात नोट की, और इसे ये बात पसंद नहीं आई। इस घर में तो कोई जानू के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, और यहाँ ये लड़की और इसकी नफ़रत भरी नज़रें। न जाने क्यों तायशा को इस लड़की से अजीब सा ख़तरा महसूस हुआ। नहीं आंटी प्लीज़, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, वो ज़ारा इस अंदाज़ में कहती हुई दाएम और जानू की तरफ मुतवज्जा हुई, जो हंसी मजाक करते हुए रस्म बता कर रही थी, जबकि दाएम पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। यासिम लाला, 5 रुपए वाला सिक्का दूंगी, ये सीट छोड़ दो। वो यासिम से मुखातिब थी। तुम 5 रुपए छोड़ो, 5 करोड़ तो दो, तो तब भी नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी भाभी मानी। यासिम ने फ़ौरन इनकार करते हुए कहा, अच्छा चलो 6 ले लो। अच्छा 6.5 फाइनल। यार अब इतनी भी खूबसूरत नहीं है आप।
की मंगेतर कि आपसे हमारे पास बैठने भी ना दें। देखें, अगर अब भी आप नहीं उठे तो मैं आपकी बीवी की गोद में बैठकर रस्म अदा करूंगी। जानू कब से ज़िद लगाए बैठी थी कि इस यासिम की कुर्सी पर बैठकर रस्म अदा करे, और यासिम नहीं मान रहा था। अब भी सच सच की बात न मानने की सूरत में वो वाकई निशाल की गोद में बैठकर रस्म अदा करने लगी। इसकी इस हरकत पर जहाँ सारे खुश होकर मुस्कुरा रहे थे, वहाँ मुंह बनाते हुए पैर पटकती ज़ारा बाहर चली गई। इससे तो वैसे भी ये लड़की बर्दाश्त नहीं हो रही थी, कहाँ अब वो उसकी हंसी खुशी को बर्दाश्त करती। शाजिम चाचू चले डांस करवाने। वानी इसके पास खड़ी थी, कहने लगी। शाजिम का नाम सुनकर वो भी मुस्कुरा दिया था। न जाने क्या वजह थी कि ये बच्ची उसके पास नहीं आती थी। 2-3 बार तो उसने इसे अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन हमेशा भागकर यासिम या फिर जिमल के पास चली जाती थी। इसे ज़ीला भी बहुत पसंद थी। अगर कोई पसंद नहीं था तो सिर्फ जाजिम, और जाजिम में इस बात की वजह जानना चाहता था। इस वक्त भी वो इसे शाजिम समझे हुए डांस के लिए बुला रही थी। जब जाजिम ने मुस्कुराते हुए इसे अपनी गोद में उठाया, वानी में शाजिम चाचू नहीं जाजिम चाचू हूँ, और आप मुझसे इस तरह से भागती क्यों हो? वो अपनी गोद में इसे उठाए इसके राह फरार बंद करके पूछने लगा। मतलब कि आप खड़ूस हो, मुझे मुझे छोड़ें, शाजिम चाचू के पास जाना है मुझे। वो अगले ही लम्हे मज़ाहमत करने लगी। मुझे खड़ूस किसने कहा? जल्दी से बताएं। मुझे बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जब तक आप वजह नहीं बताएंगी, जाजिम ज़िद्दी अंदाज में बोला। आपको खड़ूस इसलिए कहते हैं क्योंकि आप होश शादी पे भी मुंह फुलाकर बैठे हुए थे, बिल्कुल भी प्यारे नहीं लग रहे थे। मेरे शाजिम चाचू कितने प्यारे लग रहे थे। और ज़ीला पुप्पो कहती हैं कि आप हेटलर भी हैं और आपको मुंह बनाकर रखने की आदत है। वो फ़ौरन सारी सच्चाई उसके सामने उगलती हुई बोली। अच्छा, तो ये सब कुछ आपको आपकी फुप्पो ने कहा है? जाजिम ने हैरत का मुज़ाहरा करते हुए उस पर फ़ौरन सर हाँ में हिलाया। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो दांत पीस कर बड़बड़ाया। चलो बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल खड़ूस नहीं हूँ, बहुत अच्छे वाला चाचू हूँ, शाजिम चाचू से भी बहुत अच्छा। शाजिम चाचू ने आपको चॉकलेट दिलवाई? वो इसे सवालिया अंदाज में पूछने लगा, जिस पर वानी ने फ़ौरन गर्दन हिलाई। आज तो पूरे दिन से उसने उसे चॉकलेट नहीं दी थी, लेकिन मैं दूंगा क्योंकि मैं आपका अच्छा वाला चाचू हूँ, शाजिम चाचू से भी बहुत ज़्यादा अच्छे वाला। वो अपनी जेब से चॉकलेट निकालते हुए उसके हवाले करके बोला। इस पर वानी ने खुश होते हुए अगले ही लम्हे उसके गाल पर बोसा दिया। वानी, ये चीटिंग है बेटा, बेस्ट वाले चाचू शाजिम चाचू हैं। शाजिम तड़प के उसके पास आया था, जबकि वानी इस वक्त चॉकलेट खाती जाजिम के अलावा किसी को मुंह नहीं लगाना चाहती थी। एक मिनट, ये चॉकलेट तो मेरे कमरे में थी ना, उसे यहाँ कौन लाया? ये तो पूरा डब्बा मैं वानी के लिए लाया था, वो परेशानी से पूछने लगा, जबकि जाजिम ने हाँ में वहाँ से खिसकना चाहा। जाजिम, जुनेद, हाँ तुम्हें पुलिस वाला किसने बनाया? तुम्हें तो चोर होना चाहिए था, चॉकलेट चोर, वो पीछे से बोला, क्योंकि जाजिम वानी को गोद में उठाए वहाँ से निकल चुका था। वो सुबह उसके कमरे से चॉकलेट का पूरा डब्बा उठा लाया था, और उस वक्त वो पूरा डब्बा जाजिम के पास था, और जिसके पास चॉकलेट थी वानी तो इसी की थी। काफ़ी खूबसूरत माहौल बना हुआ था, सब लोग नाच रहे थे। जब दिल ने खामोशी से वहाँ से निकलना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे वो इसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। अपनी कमर में उसकी उंगलियों को गिरफ्त महसूस करके वो फ़ौरन पलटी थी, जबकि वह जान लुटाती नज़रों से मुस्कुराते हुए उसे देखकर उसके दोनों बाजू में उसके साथ थे। तुम्हारी भी बहन की शादी है, तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है डांस करना, वो तकरीबन उसे अपने साथ घसीटते हुए बोला। बहराम साईं, मुझे डांस करना नहीं आता, उसने अपना आप छुड़ाते हुए कहा, लेकिन सामने भी बहराम मुकद्दम शाह था, जिसने ना तो पीछे हटना सीखा था और ना ही हारना। तुम्हें किसने कहा डांस करने के लिए? डांस मैं करूँगा, तुम बस मेरे साथ रहो। वो उसकी कमर में हाथ डाल कर उसे अपने साथ आगे ले गया। अब बिल्कुल अपने नज़दीक करते हुए सरगोशी से वो बोला, मुझे इश्क सिखा कर के रुख मोड़ तो ना लोगे? रखो हाथ मेरे दिल पर, कहीं मुझे छोड़ तो ना दोगे? किसी और के मत हो ना तुम, जीते जी मैं मर जाऊंगी। जो तुमने नज़र फेरी तो मैं टूट बिखर जाऊंगी। वाह खुदा, तू मेरा है रहनुमा, मायूस कभी हो जाऊं मुझे आके हंसाना तुम। कभी रूठ गई जो तुमसे तो मुझे आकर मनाना तुम, मायूस कभी हो जाऊं तो मुझे आके हंसाना तुम। कभी रूठ गई जो तुमसे तो मुझे आकर मनाना तुम। सीने से लगा कर रखना धड़कन की तरह हमदम, मेरा इश्क रूहानी तुमसे, सुन जाजिम मेरे हमदम। दिल बोल रहा है मेरा, सांसों में उतर जाओ, जितना तुम चाहो मैं इतना ही मुझे तुम चाहो। बाहुदा, तू मेरा रहनुमा, दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की।
गाना ख़त्म हो चुका था जबकि बहराम अब भी उसे अपने बिल्कुल करीब किए किसी और ही जहां में था। होश तो दिल को भी नहीं था, वो भी उसके बिल्कुल करीब खड़े न जाने कौन सी दुनिया में खोई हुई थी। सब लोग एक दूसरे को देखे पर मुस्कुराए जा रहे थे जबकि ज़ारा डांस फ्लोर पर खड़े उस लड़के को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो इसका चेहरा नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो डांस फ्लोर पर होने की वजह से एक तो उससे काफ़ी दूर था और दूसरा वो डांस की वजह से वो इसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। जब काफ़ी देर वो दोनों एक दूसरे में यूं ही खोए हुए तो शाजिम और जर्श को दाखिल अंदाजी करनी पड़ी क्योंकि डांस फ्लोर पर अभी और भी बहुत सारी डांस परफॉर्मेंस होनी थी जिसकी जिम्मेदारी जर्श और शाजिम ने उठाई हुई थी। जबकि अचानक होश में आते ही दिल ने एक नज़र बहराम की तरफ देखते हुए फ़ौरन वहाँ से निकलना बेहतर समझा। जबकि बहराम इन दोनों की छेड़छाड़ इंजॉय करता हुआ वहीं मेहमानों के साथ मसरूफ़ हो गया। दिल तो चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने दिल के पास चला जाए, लेकिन इतना आसान नहीं था और तायशा ने इसे बाहर की जिम्मेदारी पर लगा रखा था जहाँ से लोग अंदर आते और उनका इस्तकबाल कर रहा था वो। जबकि दिल भी बहुत मसरूफ़ थी, यहाँ के बाद उसका भी काम बहुत बढ़ चुका था। यहाँ तो खैर सारे ही मसरूफ़ होकर किसी न किसी काम में लगे हुए थे कि जिमल और यासिम की शादी में किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए। सब लोग अपने ही अपने डांस में मगन थे जब अचानक हर तरफ से लाइट्स बंद हो गई। सब लोग परेशानी से देखने लगे कि अचानक लाइट्स को क्या हो गया। अभी तो पूरा हाल लाइटिंग से जगमगा रहा था और अब अचानक लाइट ऑफ हो गई। शाहिद ने चेक करने के लिए जाना चाहा जब अचानक फोकस लाइट दरवाजे की तरफ गई और अगले ही लम्हे लाइट्स के साथ म्यूजिक शुरू हुआ। बहुत खूबसूरत सा मुस्कुराता हुआ नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसका इरादा रास्ते में कहीं रुकने का नहीं बल्कि सीधा जिमल के पास जाने का था, जबकि उसके हंसते गाते अंदाज पर सभी मुस्कुरा दिए। तेरे घर आया आया मैं तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन सुन सुन, साजन जी घर आए साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए। वो बहुत खूबसूरत अंदाज में जिमल का हाथ थामते हुए इसे उठाकर अपने साथ ले आया। जिमल तो किसी भी चीज़ में उसका साथ नहीं दे रही थी, शायद शर्माहट की वजह से, तभी जर्श ने यहाँ पर भी पूरा पूरा उसका साथ निभाया। दीवाने की चाल में फंस गई मैं इस जाल में, ए सखियों कैसे बोलो मुझ पे तो ए दिल रुबा, तेरी सखियाँ भी फिदा ये बोलेंगी क्या पूछूं, जा जा रे जा झूठे तारीफ़ें क्यों लूटे। तेरा मस्ताना क्या बोले है सुन सुन सुन, साजन जी घर आए साजन जी घर आए। जिमल ने तो फिर भी उसका साथ नहीं दिया, लेकिन शाजिम और जर्श तो हर तरह से शार के डांस में भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि यासिम तो इसका ये शौक का अंदाज देकर परेशान था। वो इस शादी से खुश है ये बात तो वो जानता था, लेकिन इतना खुश है इस बात का अंदाज़ा उसे हरगिज़ नहीं था। अरे ज़ारा तुम यहाँ क्या कर रही हो। फ़ोन सुनने बाहर की तरफ आया तो यहाँ ज़ारा को अकेले खड़ा देखा। वो फ़ौरन ही उसे पहचान गया था। ये लंदन में उसके क्लास फेलो थी और वह दोनों एक ग्रुप में थे। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा बहराम ये तुम हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो बिना लिहाज के अगले ही लम्हे बहराम के गले का हार बन चुकी थी, जबकि अंदर से बाहर आती दिल उसे देखकर गुस्से से पाँव पटकती वापस अंदर जा चुकी थी। ज़ारा की इस हरकत ने बहराम को भी अच्छा खासा शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन दिल का इस तरह से अंदर जाना उसे मज़ीद परेशान कर गया था। दिल क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों गुस्सा हो रही हो, तुम वहाँ से चली क्यों आई। अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक होने लगा है। मैं नहीं जानता था कि वो इस तरह से रिएक्ट करेगी। लंदन में मैं और वो एक ही कॉलेज में थे, इतने सालों के बाद मुझे देखकर एक्साइटेड हो गई, शायद इसलिए इस तरह से मुझे हक कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके और मेरे दरमियान कुछ चल रहा है जो तुम माइंड करके यहाँ आ जाओ। बहराम को इसका इस तरह से यहाँ आना हरगिज़ पसंद नहीं आया था। अपने और इसके दरमियान शक जैसी बेबुनियाद चीज़ को कभी नहीं लाना चाहता था। मिस्टर बहराम शाह, ज़रा होश में ज़रा आप होश में आएँ। मैंने आपसे कब कहा कि मैं आप पर शक कर रही हूँ या इसको हक करने से मुझे आप पर कोई शक है। ठीक है, अगर आपकी कॉलेज की दोस्त है आपको हक वगैरह कर भी लिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतनी परेशानी से मेरे पीछे क्यों आए। ओह, आपको कहीं ये तो नहीं लगा कि मैं आपके बेवफाई के गम में कमरे में बैठ कर रोना शुरू कर दूँ। वैसे आप मुझे इतने कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं समझते होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं रोने वालों में से नहीं, अपना हक छीनने वालों में से हूँ। अभी तो क्या, अगर आपने फ्यूचर में भी ऐसा करने की गलती की ना तो अपने अंजाम के लिए आप तैयार रहिएगा।
मैंने सुना है कि मुकद्दम चाचू अपने और खुरिया चाची के दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि अपने ख्वाबों को भी नहीं। उन्होंने ख्वाबों में अपने हाथों की गुस्ताही में अपना हाथ काट दिया था, क्योंकि इस हाथ से खुरिया चाची के अलावा किसी और का हाथ थामा था। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ, मगर फिक्र मत करें, मैं मुकद्दम चाचू की तरह अपने हाथ नहीं काटूंगी। अगर आपने मेरे साथ बेवफाई की ना तो मैं आपके गर्दन काटूंगी, क्योंकि मैं अपने हक के मामले में बिल्कुल मुकद्दम शाह जैसी हूँ। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही है, और मेरा कुछ भी कोई लंबी टांगों वाली ऊंची हील पहन कर छीनने नहीं आ सकती। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर कहती वहाँ से निकलती चली गई, माइंड इट। जबकि बहराम तो इसका ये अंदाज़ और इन अल्फाज पर ही परेशान हो चुका था। कितनी आसानी से कह रही थी कि इसके साथ से बेवफाई करने का सोचा तो इसकी गर्दन काट देगी, और ख़ुद इससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। बहुत ही कोई जालिम बीवी है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बाहर वापस आया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो लड़की इसमें शक नहीं करती थी, वरना ज़ारा के इस हरकत के बाद उसकी गर्दन काटने से पीछे नहीं हटेगी। मगर जो भी था, उसे अपनी बीवी का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया था। अपने बाप के बारे में तो वो भी बचपन से सुनता आया था। वो शख्स उसकी माँ के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार था। वो अपने और उसके दरमियान ख्वाबों को भी नहीं आने देता था। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि वो सिर्फ मुकद्दम और हुरिया को अल्फाज और यादों के हद तक जानती थी। लेकिन बहुत जल्द बहराम मुकद्दम शाह से अपने आप दिखाने वाला था, क्योंकि बहराम मुकद्दम शाह के दीवानगी, मोहब्बत, इश्क सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिल बहराम शाह के लिए था। वो इंतहाई गुस्से से उन लड़कियों के पास आकर बैठी थी जो उसे गुस्से में देखकर वजह जानने के लिए बेताब थी, खासकर जर्श, जो इसके नाक पर गुस्सा बैठे देखकर परेशानी से इशारा करने लगी। इस लंबी टांगों वाली चुड़ैल ने बहराम साईं को हक किया। लंदन के कॉलेज में बहराम साईं की क्लास फेलो थी, इसे बहराम साईं के साथ चिपकी थी जैसे कभी छोड़ेगी नहीं। शर्म, ख्याल, लिहाज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मैं कभी चिपकी बहराम साईं के साथ। इस तरह वो गुस्से से बड़बड़ाई, तुम चिपको, दिल तुम्हारा हक बनता है, तुम चिपको, लेकिन तुमने किसी और को क्यों चिपकने दिया? जर्श उसकी बात को पकड़ते हुए बोली, जिस पर बेचारी दिल शर्मिंदा होकर रह गई, जबकि ज़ीला और निशाल मुस्कुराए बिना ना रह सके। वैसे बड़ी ही वो तेज़ लड़की है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे शाजिम साईं से बात कर रही थी, लेकिन मैंने अपने शाजिम साईं को अपने पास बुला लिया। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती, जर्श ने बताया, लेकिन उसे सबक सिखाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, जर्श ने कहा। जब अचानक ज़ीला ने बाहर की तरफ नज़रें घुमाई, जहाँ वो जाजिम के साथ बातों में मसरूफ़ थी, वहीं कुछ उसको करना था। वाकई इधर देखो, मेरे जाजिम को भी बातों में लगा रिया है इसने। ज़ीला परेशानी से उठकर खड़ी हो गई। ऐसी लड़की पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, और तुम मेरी शक्ल देखो, जाओ उसे अपने शोहर को बचाओ, जर्श ने उसे धक्का देते हुए कहा, तो वो फ़ौरन बाहर की तरफ भागी। जानू कहाँ है? दिल ने पूछा। उसे नींद आ रही थी। वो दायम को कहने लगी थी कि होटल चलते हैं, मेरे ख्याल में अब तक निकल चुके होंगे। कह रही थी सुबह सुबह वापस आ जाएंगे, जर्श ने बताया। इस लंबी टांगों वाली चुड़ैल को क्यों नहीं लेकर गई? दिल ने पूछा। पता नहीं, जर्श को सच में पता नहीं था, और निशाल तो बिल्कुल ही अनजान थी, जबकि इसका यहाँ रहना दिल को परेशान कर रहा था। इसलिए बहराम को लेकर घर जाने का इरादा कर चुकी थी। बेटा, होटल में एक ही कमरा था और दायम यहाँ रहने पर मुतमईन नहीं था, इसलिए मैंने इसको और जानू को जाने दिया। तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा दिया है, तुम वहाँ सो जाओ आराम से। तायशा ने उसे आकर बताया तो वो परेशान हो गई। वो यहाँ शादी वाले घर में तो हरगिज़ नहीं रह सकती थी, और दायम कैसे इसे यूँ छोड़कर चला गया और कौन से होटल में गया था वो तो ये भी नहीं जानती थी। एक तो उसे जाने पर गुस्सा आ रहा था। आज सारा दिन वो दायम के साथ चिपकी रही, जैसे कभी छोड़ेगी नहीं उसे। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी दायम के साथ बात नहीं कर सकी। इस मामले में जानू बहुत टची थी। उसने दायम को सारा वक्त अपने साथ रखा। दायम यहाँ पर किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसने भी जानू के साथ रहना बेहतर समझा। जबकि घर का फंक्शन होने की वजह से सारे लड़के अंदर ही सब में मसरूफ़ थे। आई एम रियली सॉरी आंटी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मुझे शादी के घर में अजीब लगता है। वो यहाँ तो मेरे ख्याल में फ़ंक्शन सारी रात चलेगा, मैं आराम नहीं कर पाऊंगी, वह परेशानी से बोली। अरे बहराम, तुम कहाँ जा रहे हो? बहराम को बाहर जाते देखकर उसने अचानक रोका था। तायशा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जो शायद उस लड़की को अच्छी तरह से जानता था। फुप्पो साईं, मैं और दिल घर जा रहे हैं, हम सुबह जल्दी आ जाएंगे, बहराम ने दोनों को बताया, लेकिन वह मुखातिब तायशा को ही था। हाँ बेटा, आराम से जाना और अपना ख्याल रखना, तायशा ने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा। बहराम प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? यहाँ इतना शोर शराबा है। जानू और दायम जा चुके थे। दायम जिस होटल में रुका है वहाँ सिर्फ एक ही कमरा था, जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकती। प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, प्लीज़ चलो, चल कर अपनी वाइफ को बताओ और मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ बेटा, अगर मुमकिन है तो उसे अपने साथ ले चलो, बेचारी यहाँ क्या करेगी? तायशा को अजीब लग रहा था।
वो इसकी मेहमान थी, इसकी रहाइश का इंतज़ाम करना अपना फ़र्ज़ समझती थी। इसलिए बहराम से कहा कि बहराम ने एक नज़र बाहर की तरफ देखा जहाँ दिल अभी भी गाड़ी में बैठी थी। हाँ ठीक है, बहराम ने परेशानी से कहा जब वो इसके पीछे चली आई। अलबत्ता अब दिल किस तरह से रिएक्ट करेगी, बहराम मुसलसल यही सोचते हुए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल चुका था। दिल ने एक नज़र इसकी तरफ देखा लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई। दिल मैं पहली बार पाकिस्तान आई हूँ, मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानती। दायम वाले होटल में बस एक ही कमरा खाली था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती। इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम लोगों के घर चल रही हूँ। यकीनन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो दोस्ताना अंदाज में कहती आराम से गाड़ी में बैठ चुकी थी, जबकि दिल ने घूर कर बहराम की तरफ देखा। अब तेरा अल्लाह ही हाफिज़ है बहराम सही। बहराम अपने सर के बाल पीछे करते हुए बड़बड़ाया। वो कमरे में आती ही अपना बैग पटकते अपनी चीज़ें उतार कर फेंक रही थी। जब बहराम ने कमरे में कदम रखा, वो लड़की मेरे घर में क्या कर रही है, उसके लहजे में इंतहाई बदतमीज़ी थी। यार दिल, वो दोस्त है मेरी, सिर्फ ये शादी के 4 दिन की बात है, चली जाएगी, बहराम ने समझाते हुए कहा। कुछ दिन में नहीं, अभी इसी वक्त वो यहाँ से जाएगी। जाए, निकालें उसे मेरे घर से, मैं इस घर में किसी और को नहीं रहने दूंगी, वो इंतहाई गुस्से से बोली। दिल, समझने की कोशिश करो, वो दोस्त है मेरी, पहली बार पाकिस्तान आई है, कहाँ जाएगी रात के इस वक्त। बेचारी, उसके इरादे बहराम को भी खतरनाक लग रहे थे जब देखते देखते बहराम का कॉलर वो पकड़ चुकी थी। बहराम मुकद्दम शाह, वो औरत कौन है, कितनी बेचारी है और यहाँ क्यों आई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें और ख़ानदान के लड़कों को किस नज़र से देख रही थी मैं अच्छे से समझती हूँ। मुझे बच्ची समझने की गलती मत करना, जाकर उसे इस घर से निकालो, वरना मैं इसके बालों से पकड़ कर उसे घसीट कर यहाँ से निकालूंगी। तुम जेलस हो रही हो, वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला। हाँ हो रही हूँ मैं जेलस, मेरे बाबा साईं ने तुम्हें मुझे दिया था और अब तुम सिर्फ मेरे हो, सर से लेकर पाँव तक सिर्फ और सिर्फ दिल कदम शाह का हक है तुम पर। सोचना भी मत कि किसी ऐरी गैरी को तुम्हारे पास पटकने भी दूंगी मैं, जाकर अभी निकालो उसे यहाँ से। और मेरे बाबा ने तुम्हें मुझे दिया है और मैं सर से पाँव तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, बिल्कुल सो रिलैक्स हो जाओ, मैं कल सुबह ही उसका इंतज़ाम किसी होटल में करवा दूंगा। उसके जलाली मूड को देखते हुए वह समझाने लगा, जबकि उसका ये लहजा, ये जलन बहराम को अंदर तक सुकून दे रहा था। बहराम साईं, ये लड़की अच्छी नहीं है, जानो भी उसकी वजह से परेशान है, उसे निकाल दें यहाँ से, उसका साया भी अपने घर पे नहीं पड़ने दूंगी। इसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ था जब शायद बहराम की बातों का असर था और यही वजह थी कि वो दोबारा तुमसे आप पर आ चुकी थी। जब बहराम ने आहिस्ता से थाम कर उसे सीने में लगाया अपने। रिलैक्स मेरी जान, कल चली जाएगी कि हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बाल सहलाता उसे समझा रहा था और शायद वो समझ गई थी। मैंने उसे तुम्हारे वाला कमरा दिखाया है और तुम्हें आज रात मेरे कमरे में रहना होगा। डोंट वरी, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं वहाँ सोफ़े पर सो जाऊँगा, तुम आराम से बेड पर सो जाना। आप यहाँ बेड पर सो सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, इतना यकीन तो नहीं कर सकती हूँ आप पे। वो अलमारी की तरफ पड़ती अलमारी से एक कुर्ता पजामा निकाल कर वॉशरूम में चली गई। वो कितने मज़े से उसकी चीज़ें इस्तेमाल करती थी और इस पर हक जताती थी और उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। दाइम ने जानू से बहुत बार पूछा था वहाँ ज़ारा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। शाजिम को ज़ारा के बारे में नहीं पता था कि वो भी होटल में रहने वाली है, तो इसने इसका रूम बुक करवाया था, लेकिन वो दाइम के साथ आई थी, इसलिए दाइम को उसकी फ़िक्र हो रही थी। आपको क्या लगता है आपके दोस्त का मेरे घर पर ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा? आप जानू अच्छा खासा बुरा मान गई। अरे नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा, बस पूछ रहा था, चलो जो भी है कोई बात नहीं, ज़रा बस ठीक है वहाँ रहे। वो बेड पर लेटते हुए बोला। आज उसका दिन अच्छा गुजरा था। जबकि ज़ारा के बारे में सोचते हुए जानू को भी बहुत मज़ा आ रहा था। जानू सोच रही थी कि इस वक्त वो लंबी टांगों वाली चुड़ैल क्या कर रही होगी। उसने आज तक किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया था जितना ज़ारा के साथ करके आई थी, लेकिन ज़ारा का दाइम के साथ चिपकना, इसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करना, वो जानू को ज़हर से ज़्यादा बुरा लगता था। वो लड़की एक तो ज़बरदस्ती उनके साथ आई थी, दूसरी हर वक्त दाइम के साथ चिपने की कोशिश करती थी और उसको सबक सिखाने का उसने सोच ही लिया था। कोई बात नहीं डैड, होटल रूम खाली नहीं था तो मैं यहाँ हुर्म के भाई बहराम के साथ आ गई। आपको बहराम याद है ना, वो मेरा कॉलेज वाला दोस्त, वो दाइम की बीवी का भाई है। और आपको ये लगता था ना कि हुर्म का ताल्लुक़ किसी थर्ड क्लास फैमिली से होगा, तो वो आप किससे वो गलत फहमी थी। उसका ताल्लुक़ बहुत बड़े ख़ानदान से है। एक बार उसका घर आकर देखे, करोड़ों की जायदाद की वारिस है ये लड़की। इसे छोटा या कम तर समझना हमारी बेवकूफ़ी है। इसके बैकग्राउंड बहुत बड़ा है क्योंकि वो ख़ुद तो बेवकूफ़ है, लेकिन उसका भाई नहीं, और बहराम इसे ज़रूरत से ज़्यादा चाहता है। अगर मैंने दाइम को इसके ख़िलाफ़ कर भी दिया तो भी बहराम चुप नहीं बैठेगा, लेकिन दाइम और इस लड़की को अलग मैं करके रहूँगी। दाइम सिर्फ मेरा है। वो अभी न जाने क्या क्या बोलती। दिल कमरा खोल कर अंदर आई। उस दौरान
मेरी कुछ चीज़ें इस कमरे में हैं, मैं लेने आई हूँ। ड्रेसिंग टेबल की तरफ आती अपनी चीज़ें उठाते हुए बोली, दिल तुम्हें नॉक करके आना चाहिए, इस तरह से किसी के भी कमरे में नहीं आते। फ़ोन पे बिज़ी थी, मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है कि कोई भी इस तरह से बिना इजाज़त कमरे में आ जाए। कंट्रोल ज़ारा कंट्रोल, तुम शायद भूल रही हो कि तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हो और मुझे हरगिज़ पसंद नहीं कि मेरे घर में आकर कोई इस तरह से बात करे या मुझे कमरे में आने से रोके। तुम्हारा कमरा तो तुम्हारे शोहर के साथ होगा ना। इसके अंदाज पर ज़ारा को अच्छा खासा गुस्सा आया। वो भी है ज़ारा, ये भी है वो, इसके अलावा ये पूरा घर भी मेरा है। घर के बाहर मेरा नाम भी लिखा है, जाते हुए पढ़ भी लेना, और अपने घर में भी मैं जहाँ मर्ज़ी जा सकती हूँ, मेहमान हो तुम। लेकिन बहराम ने कमरे में जल्दी आने के चक्कर में तुम्हें घसीट कर रूम के बारे में नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक शादी ख़त्म होती है तुम तब तक हमारी ही घर पर रहो। तो याद रखना, कल से तुम दूसरे कमरे में रहोगी। जब मैं बहराम से नाराज़ होती हूँ तब इस कमरे में आती हूँ। चलो अब गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है। दिल अपनी चीज़ें उठाती कमरे से बाहर गई, जबकि ज़ारा को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया। जिमल जुनैद खान वर्ल्ड जुनैद खान, आपका निकाह शार खान वर्ल्ड नईम खान के साथ 20 लाख सिक्का राजुल वक्त करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ पर कमरे में गूंजी। थोड़ी देर पहले शार निकाह बोल कर चुका था। वो सारी रात उसे फ़ोन करती रही, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ आने से पहले उसने उसे मैसेज किया था, आज के बाद मैं तुम्हें कभी मैसेज नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें याद करूँगी। आज से मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल बेदखल करती हूँ, क्योंकि आज मैं अपने दिल और अपने दिल की दुनिया में किसी और को बसाने चाह रही हूँ। अब से मैं जिसके निकाह में रहूँगी, मेरे दिल में भी वही रहेगा। कबूल है। उसने कब्र को अपनी सोचों, अपने दिल से निकाल कर निकाह के पेपर पर साइन किए थे। तायशा की आंखें भी बार बार नम हो रही थी, जबकि इसके रुखसती पर न चाहते हुए भी शाजिम रो पड़ा। जाजिम भी उदास था। ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, और एक लड़की के लिए सबसे मुश्किल होता है वो लम्हा जब वो अपने घर वालों को छोड़कर एक नया घर बसाने चली जाती है। और यही लम्हा आज जिमल की ज़िंदगी में आया था। वो रुखसती में बहुत रोई, और सबसे ज़्यादा रोई जानू, जिसे चुप कराना जिमल के लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन जाजिम ने जाने से पहले उसे बताया था, जिसे सारी ज़िंदगी ढूंढती रही हो, अब सारी ज़िंदगी रिपोर्टिंग करती रहना अपने सीक्रेट एजेंट की। और इसकी बात सुनकर एक बार जिमल ने शार के चेहरे पर देखा था। तो क्या ये वही शार खान था? दोस्त चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक दोस्त की शादी की रात तंग ना करे तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही शार के साथ हो रहा था। यासिम सिर्फ और सिर्फ उसे तंग करने के लिए उसके घर आया था, जबकि सुबह उसकी अपनी शादी थी। चल शार, तेरी बारी है। वो लूडो उसकी गोट को आगे बढ़ाता हुआ शार्क से कहने लगा, जो बेजारी से घूर कर देख रहा था। अब वहाँ से ये बात कैसे उसे समझाता कि शादी की रात कौन बैठ के दोस्तों के साथ लूडो खेलता है। वैसे यार, मुझे भाभी बहुत खतरनाक किस्म की लड़की लगती है। तुझे याद ही होगा ना, जब बीच सड़क में भाभी ने उसको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चिट्टा चिट्टा चिट्टा, यार मैं तो सोचता हूँ तो मेरे गाल लाल हो जाते हैं। इस बेचारे ने तो उसे बताया। शान के दोस्त ने इसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जिससे वो अगले ही लम्हे झटक गया। लगा कर बताऊं कि कैसे सहे थे मैंने? वो जल कर बोला, जिस पर अहद के साथ फहद ने भी कहका लगाया। ओ यार, तो क्यों मौजू बदल रहा है? मैं भाभी के बारे में बात कर रहा हूँ ना। देख, मुझे भाभी बहुत खतरनाक किस्म की लड़की लगती है। माना कि अपने यार के कज़न है, लेकिन फिर भी वो बहुत खतरनाक हैं। ये बेचारा हान तो इनसे इतने थप्पड़ खा चुका है कि मुझे लगता है कि शादी के बाद भी ये सिर्फ थप्पड़ ही खाएगा। अहद ने यासिम से कहा तो इसके हाथ पे हाथ मारता हंसने लगा। अहद यार, थप्पड़ क्यों? शादी के बाद औरत का हथियार बदल जाता है। वो क्या बोलते हैं ना, वैसे भी वो बेलन, हाँ, बेलन से काम चलाने वाली नहीं है। वो तो सीधा उसे ही उठा कर मारेगी। सॉरी यार, लेकिन मेरी कज़न बहुत खतरनाक है। ये तो उससे पहली मुलाकात से पहले ही मैंने तुझे बता दिया था। यासिम ने हंसते हुए कहा, बकवास बंद करो तुम दोनों। तुम लोगों की भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बल्कि बहुत स्वीट और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझ पर हाथ उठाए। अब मैं उसका मिजाजी खुदा बन चुका हूँ, और वो भी हर मशरकी औरत की तरह अपने शोहर से मोहब्बत करती हैं। पहले की बात और थी, मैं हरकतें ही ऐसी करता था जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाती थी मुझ पर हाथ उठाने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपनी असल पहचान के साथ उसके पास जाऊंगा। मैंने तो जाजिम को मना किया था कि उसे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ही शार खान हूँ जिसे वो इतना ढूंढ रही है, लेकिन फिर भी उसने उसे सच बता दिया। और अब वो इस बात का यकीन मुझ पर गुस्सा
करके करे, लेकिन मैं क्या ये कह दूंगा, मुझे क्या पता था कि तुम इतने अरसे से मुझे ढूंढ रही हो। ज़रा सोचो वो कितनी खुश होगी ये सोच के कि जिस इंसान को वो इतने वक्त से ढूंढ रही है वो उसके सामने उसके शोहर की सूरत में आ गया। अरे खुशी से पागल हो जाएगी, पागल। शार्क ने हंसते हुए कहा, जबकि उसकी बात पर यासीम और राहत ने बुलंद कहका लगाते हुए एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा, जैसे शार्क ने कोई बहुत बड़ा मजाक कर दिया हो। पागल हो जाओगी, पागल। अरे तू शाहरुख खान है, ये बात जानकर तो वो खुश होगी, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि वो लोफर वो तू ही है, तो ज़रा सोच क्या हालत होगी उसकी। यासिम ने उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे डरा मत। जब उसे पता चलेगा ना कि मैं ही गब्बर हूँ तो खुशी से गले लगा लेगी। वो मुझे इतना प्यार करती है कि मुझे पाकर खुश हो जाएगी। उसने अपने दिल को दिलासा दिया। और तुम लोग अपनी ये फजूल के काम जारी रखना, उसने इन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो वो एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज से दोबारा उसको देखकर पूछने लगे, कौन सा काम? अरे बगैर तो ये जलकर मुझे अंदर न जाने देने वाला काम, शार्क ने जलकर कहा, जिस पर वो दोनों एक बार फिर से कहका लगाते खेल की तरफ मसरूफ हो गए। मेरी बारी थी, अहद ने कहा। क्या कर रहा है यार, मेरी बारी थी, उसने लड़ाई के मूड में कहा। तो शार्क इनको बेफजूल में इस खेल को तवील देने पर मजीद गुस्सा आने लगा। इन दोनों को ऐसा करो कि यहाँ बैठ कर सुकून से लड़ो और फैसला कर लो कि किसकी बारी थी, जब तक मैं अंदर जा रहा हूँ फिर हम यहीं से खेल स्टार्ट करेंगे। शार्क ने बात बदलनी चाहिए। ना बेटा, ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत नहीं है, जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती तो यहीं बैठेगा। यासिम ने उसे रोकते हुए कहा। तब भी शार्क की माँ किसी फरिश्ते की तरह वहाँ आई। यासिम, अहद बेटा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई वक्त है खेलने का? वो मुस्कुराते हुए इनके सामने आई, लूडो उठाने लगी। शायद उसका खेल का मकसद समझ चुकी थी। चलो निकलो कमरे में, बहू कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। उन्होंने अंदर का रास्ता दिखाते हुए कहा। तो वो इनके गाल चूमता अंदर चला गया, जबकि यासीन और राहत मुस्कुराते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गए। आंटी वापस जा चुकी थी, जबकि वो अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करता अभी तक दरवाजे पर खड़ा था, जब पीछे से अहद ने आवाज़ दी, सुन, हम यहीं बाहर बैठे हैं, हम भी तो देखें भाभी तुझे कितना प्यार करती हैं। वो यासिम ने इसकी बात पर कहका लगाते हुए एक बार फिर उसके हाथ पर हाथ मारा, जबकि वो दांत पीसता हुआ अंदर कदम रख चुका था। कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, हर तरफ लाल गुलाबों की पत्तियां बिखरी हुई थी। उसे लाकर कमरे में बिठाया गया था। वो खामोशी से पूरे कमरे पर एक नज़र डालते हुए अपने हाथों को देखने लगी। इसने सोच लिया था कि शार को सब कुछ बता देगी कि उसका कोई हक नहीं बनता उसे कुछ भी छुपाने का। उसे हक है कि वो भी खालिस बीवी को हासिल करे जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो। और जिमल अब कोई मिलावट नहीं चाहती थी। एक शख्स ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में आया और उसका दिल पर हुकूमत करने लगा, लेकिन अब और नहीं। अब उसके दिल पर हुकूमत करने का हक सिर्फ और सिर्फ उसी को हासिल है जिसके वो निकाह में थी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही उसके बेड पर वो फूलों की तरह नाजुक सी लड़की उसका दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। वो जो अपने तमाम तर जज्बात सिर्फ उसके लिए रखता था, जो उसे पहली बार नज़र देखते ही उसका दीवाना हो गया था, वो जो इसके दिल में धड़कन बनकर धड़कने लगी थी, आज दुल्हन बने उसकी सेज सजाए बैठी थी और आहिस्ता से कदम उठाता बिल्कुल उसके पास आया। दिल तो चाह रहा था कि अभी उसे सीने से लगाकर खुद में छुपा ले और किसी को ना दे, उसे सिर्फ अपना बना ले। वो वैसा ही करने वाला था। मुस्कुराते हुए वो बिल्कुल उसके नज़दीक आ बैठा और इसका नाजुक सा हाथ अपने हाथ में थाम कर अपने लबों के करीब लाया। उसकी गर्म दहकती सांसों का लम्स अपने हाथ पर महसूस करके जिमल अपना हाथ खींच चुकी थी। इसकी हरकत पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। यह गलत बात है मिसेस, बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया है मैंने आज रात का, आज तो ये जुल्म ना करो। इसके हाथ को दोबारा थामते हुए इसकी परवाह किए बगैर शिद्दत से भरपूर बोसा उसके हाथ पर दिया। शार्क, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, इससे पहले प्लीज़ मेरी बात सुन लें। जिमल ने कुछ कहना चाहा। मैं भी तुम्हें बहुत बताना चाहता हूँ कुछ, सुन लेकिन अब नहीं, सुबह बताऊंगा। इस वक्त मैं अपने दिल की हर बात बताकर अपनी खूबसूरत रात को बर्बाद नहीं कर सकता, और तुम खुद पूरी धमाका हो तुम्हारे होते हुए, तो मैं इस खूबसूरत रात के साथ रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए हम सारी बातें सुबह करेंगे। फ़िलहाल तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ मैं। वो इसके दोनों बाजू थाम कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला। इस अचानक ऐसा करने पर जिमल भुखलाकर पीछे हटने लगी, लेकिन शार्क ने ऐसा ना करने दिया। शार्क, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप पहले मेरी बात सुन लें। मैं अपनी नई ज़िंदगी को किसी झूठ की बुनियाद पर नहीं शुरू कर सकती। मैं इस नई ज़िंदगी की शुरुआत सच के साथ करूँगी, और प्लीज़ बेहतर होगा कि आप मेरी सारी बात को पहले गौर से सुन लें। मैं नहीं चाहती कल को मेरे ख़िलाफ़ कोई बात किसी और को पता चले। तुम
तो हम में किसी भी किस्म की कोई ना चाहती पैदा हो। शार्क में एक बहुत प्योर इंसान हो। धोखा देना, फ़रेब करना, ये सब कुछ मुझे नहीं आता। शादी से पहले भी आपको सब कुछ मैं बताना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही थी कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाई। फिर मैंने सोचा कि कौन सा मैंने कोई गलत काम किया है जो मैं आपसे छुपाऊंगी या फिर आपको बताऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि सब कुछ मैं आपको आज रात बताऊंगी। इसके बाद अगर आप मेरे साथ रहना चाहें तो मैं इस निकाह को दिल जान से कबूल कर चुकी हूँ, और अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। क्या आपका हक है ये? इस अंदाज़ में वो सीरियस अंदाज़ में बोलती, जबकि शार्क आगे से कुछ भी नहीं कह सकता। मैं अपने काम की वजह से काफ़ी अरसे से घर से बाहर रही हूँ। कुछ अर्सा पहले मुझे एक लड़का मिला था। मैं एक सीक्रेट एजेंट, मेरा मतलब है, आपके तलाश में थी। इस जाजिम की बात याद आई उसे कि यही तो है वो शख्स जो इतने सालों से ढूंढ रही थी। उसके अचानक कहने पर शार्क मुस्कुराया। मैं काफ़ी अरसे से आपकी तलाश में थी, आप तो मुझे नहीं मिले, लेकिन एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई। अजीब गंदा सा लड़का था, बिल्कुल कोई गुंडा था। उससे बात नहीं करना चाहती थी मैं, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पड़ गया और कुछ ही दिनों में अपनी फीलिंग्स को मोहब्बत का नाम देने लगा। मैं खुद इस फीलिंग से अनजान थी। मुझे नहीं पता था वो जो कह रहा है वो सच है या झूठ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस पर यकीन आने लगा। वो मुझसे मोहब्बत करता था या नहीं, लेकिन इसकी मोहब्बत पर मुझे भरोसा था। लेकिन फिर आपके साथ मेरी शादी की बातें चलने लगी। अम्मा सही, मेरे भाई सब लोग बहुत खुश थे, और यही बात उसे भी पता चल गई, और अचानक उसने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ रिश्ता नहीं रख सकता। मुझे नहीं पता कि मैं उससे मोहब्बत करती थी या नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो सिर्फ उसके लिए था। मैं 20 दिन उसे मुसलसल ढूंढती रही हूँ हर जगह, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। न जाने वो कहाँ चला गया। लेकिन आज यहाँ आने से पहले, हमारे निकाह से पहले, मैंने उसकी हर याद जला दी, उसके सारे मैसेज कॉल डिलीट कर दी। हाँ, यहाँ तक कि उसका नंबर भी डिलीट कर दिया। मुझे नहीं पता आप मुझे किस किस्म की लड़की समझ रहे होंगे, लेकिन जिमल की आंखों से बेहतियार आंसू गिरने लगे जब अगले ही लम्हे शार्क ने उसे अपने सीने से लगाया। अरे जिमल, इसमें होने वाली, ऐसे रोने वाली कौन सी बात है? रोना बंद करो यार। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन कल सुबह, और तुम तो इस तरह से रो रही हो तो लगता है तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, वो मायूसी से बोला। मैं इस शख्स को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती शार्क। उसने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। बस एक बार मिल जाए वो, मुझे खुद से की गई ज़्यादती का इंतकाम लूँगी मैं उससे। उसे बीच सड़क पर 1000 जूते लगाऊंगी, इतना मारूंगी कि मर जाएगा बगैरत इंसान। फिर जाकर मेरा बदला पूरा होगा, वो रोते हुए बोली, जबकि उसकी बात सुनकर शार्क घबरा गया। छोड़ो जिमल, जाने दो। अब क्या ज़रूरत है फजूल बातों में पड़ने की? मेरा नहीं ख्याल कि वो शख्स कभी भी वापस आएगा। वो जो उसे बहुत कुछ बताना चाहता था, सब कुछ पूरी ज़िंदगी से डिलीट करने का फ़ैसला करते हुए बोला, क्योंकि उसे फ़िलहाल अपनी नई नवेली बीवी को बेवा कर होते नहीं देखने का उसे शौक़ था, और वो भी वो वाली बीवी जो खुद अपने हाथों से बेवा होना चाहती हो। ऐसे कैसे भूल जाऊँ? मैं नहीं भूल सकती। उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया है। कैसे हीरो बन के अंगूठी देकर गया था मुझे, फिर बाय बोलकर ऐसे गायब हो गया जैसे हम दोनों की तरफ से कोई रिलेशनशिप हो ही ना। लेकिन मैंने कभी इसको आई लव यू नहीं बोला। मैं तो अभी तक कंफ्यूज थी, इसलिए गब्बर को लेकर कुछ भी या नहीं कि वो मुझे जिमल जुनेद खान को धोखा देकर भाग गया। जब तक उसकी जान न ले लूँ ना सुकून मुझे मिलेगा, और उसकी पिटाई भी मैं अपने जूतों से करूँगी। ये जूता देख रहे हैं आप मेरा? वो ज़मीन से अपनी हील्स उठाते हुए उसके सामने करते बोली, मतलब कि वो अपने ही शादी वाले जूते के साथ शोहर का कत्ल करने का इरादा रखती थी। और इसके खतरनाक इरादे देखकर न जाने क्यों शार को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जिमल, तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वो नर्वस होने लगा। अरे अभी कहाँ, अभी तो मैं ठीक करूँगी। उसने मुस्कुराते हुए जूता रखा, उसकी कमर पर मारा। जूता तो हाथ से छूट गया, लेकिन करीब पड़ी उसकी विग जो वो गब्बर बनने के लिए इस्तेमाल करता था, जिमल के हाथ आ गई, और इसी के साथ उसने उसकी पिटाई शुरू कर दी। जिमल, जिमल प्लीज़, क्या कर रही हो तुम यार? आज शादी की पहली रात है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे यार। क्यों मार रही हो मुझे? हमारी आवाज़ बाहर जा रही होगी। जिमल, खुदा के लिए छोड़ दो। अब वो विग को छोड़कर एक फ़ाइल उठाकर उसे मारने लगी थी। ये फ़ाइल उसी केस की थी जिसके सिलसिले में उसने गब्बर के रूप का इस्तेमाल किया था। ये फ़ाइल यहाँ किसने रखी? ये सब कुछ यहाँ कैसे आया? बसंती जान ले लेगी, रुक बच्चे की। वो इसके दोनों बाजू को इतने शिकंजे में लेते हुए बेड पर धक्का देता खुद उसके ऊपर आया।
देह की बसंती मेरी गलती है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। इस तरह जंगली बिल्ली बनने की क्या ज़रूरत है? वो उसे काबू करते हुए बोला। ज़रूरत क्या है तुम्हें मैं बताती हूँ। वो इसकी गर्दन पर नाखून चलाती एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर लगा चुकी थी। जालिम लड़की क्यों अपनी जन्नत को अपने ही हाथों से दोजख बनाने पर तुली हुई हो। अल्लाह माफ़ नहीं करता शौहर पर हाथ उठाने वालों को। वो धाई देते हुए बोला, लेकिन जिमल इसकी कोई भी बात सुने बगैर ही इस पर हाथ चलाती रही। जिमल ने आज अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का फ़ैसला करते हुए अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ आंटी को बता दिया। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। इसके लिहाज से वो कहीं पर भी गलत नहीं थी जिसे वो छुपा कर रखती, इसलिए उसने वो सारी बातें शार की मम्मी को बता दी, जिसके बाद वो कंफ्यूज होकर कमरे से चली गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सारी चीज़ें लेकर उसके पास आई। बेटा, शार के सीक्रेट रूम से पिछले दिनों के सामान मिला था मुझे। वो वहाँ कैसे को जाने नहीं देता, लेकिन उसे अक्सर फ़ोन आते हैं। यहाँ लोग उसे गब्बर कहकर नाम से पुकारते थे। न जाने मुझे क्यों लगता था कि तुम्हारे इस गब्बर का ताल्लुक कहीं ना कहीं शार्क से है। क्योंकि ये बात झूठ है कि मैं तुम्हें शादी पर पसंद करके शार्क के लिए रिश्ता मांगने गई थी, जबकि सच तो ये है कि शार्क ने मुझे कहा था कि वो तुमसे बहुत बार मिला है। और यही बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर तुम लोगों की मुलाकात हो चुकी है, तुम दोनों के एक दूसरे को जानते भी हो। आंटी ये सारी चीज़ें इसके हवाले कर के चली गई। इसके पास सारी हकीकत उसके सामने आ चुकी थी और यही सारी बातें आप उसे बताए हुए वो इसको उसकी ठीक से मरम्मत कर रही थी। मेरी जान, मेरी बसंती, मेरी बात एक बार सुन लो। मेरे दोस्त बाहर बैठे हैं, उस काम से मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो कमरे में मार लेना जितना मारना है, लेकिन अभी नहीं। लेकिन प्लीज़ कमरे से बाहर मत निकालो। वो दोनों बगैरत पिछले कई घंटों से ऐसे बाहर बैठे हुए हैं, तो मुझे कमरे से निकाल दोगी यार? वो मेरी इज़्ज़त का सवाल है, प्लीज़ ये काम मत करो। वो मिंटू पर उतर आया, लेकिन फ़िलहाल जिमर जुनैद खान बहुत गुस्से में थी। अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा खोलते हुए बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी उसे, और इसके बाहर आते ही वह दोनों कहका लगाते हुए इसके पास आए। जब दरवाज़ा एक बार फिर से खुला और तुमने इसकी वास्कट जो थोड़ी देर पहले ही उसने उतारी थी उसके मुंह पर मारते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसके साथ एक और जानदार कहका बुलंद हुआ जो किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी ही माँ का था। ये आपने ठीक नहीं किया मम्मा, आप कल तक का सब्र भी कर सकती थी ना। वो उनके करीब आकर शिकायती अंदाज में इंतहाई मासूमियत से बोला। मेरी बहू उदास थी और मैं उसे उदास नहीं देख सकती थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये सारे आंट पटांग की हरकतें छोड़ दो, लेकिन नहीं, पता नहीं सारा सारा दिन उस कमरे में घुस कर तुम करते क्या थे। एक तो समझ में नहीं आता कुछ भी, और अब शादी करवाई है तो इसमें भी इतने सारे गेम्स। वो कहती उसे अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि वो ये सोच रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे बताता कि वो करता क्या है उसे। तो इस वक्त सिर्फ उसकी बहू ही मासूम लग रही थी। बेटा, तू नज़र ही नहीं आता, जिसे इसके घर से बेदर्दी से बाहर फेंक दिया गया था, और इसके दोनों दोस्त इसके ख्वाबों का मजाक उड़ा रहे थे, और अब वो सारी रात उनके साथ बैठकर लूडो खेलने के लिए तैयार था। सुबह जिमल की आंख खुली तो उसे अपने आप पर बोझ महसूस हुआ। उसे याद था कल रात वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी। जहां अपनी पहली मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब रही थी, वहीं उसका ये किया हुआ ड्रामा भी वो इतनी आसानी से भूल नहीं सकती थी। उसका जहन आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा था, जब अचानक रात का गुस्सा एक बार फिर से उभरने लगा। उसे मुकम्मल तौर पर अपनी बाहों में कैद किए, उसके गर्दन में मुंह छुपाया, आराम सुकून से गहरी नींद में सो रहा था। शक्ल से तो वो बिल्कुल कोई मासूम बच्चा लगता था, और चेहरे पर हर लम्हा उसके खूबसूरत मुस्कुराहट खिली रहती थी, जैसे वो पैदा ही मुस्कुराने के लिए किया गया हो। वो ना जाने कितनी ही देर उसका चेहरा देखती रही। शार्क बेशक बहुत प्यारा और खूबरू नौजवान था, कोई भी देखकर उससे ना नज़रें फेर नहीं सकता था, और उसे और भी मज़ीद प्यारा बनाती थी। और इसकी हल्की हल्की दाढ़ी और बड़ी बड़ी स्याह आंखें लेकिन जिमल को पसंद थी। उसकी मुस्कुराहट जिसे वो हर वक्त चेहरे पर चिपका कर लड़कियों को मतवजा करता होगा। जिमल के अंदर की शकी बीवी जागी। जिस तरह का गब्बर फ्लर्टी इंसान था, यकीनन ये भी उस तरह का होगा। गब्बर बनकर जितना उसने जिमल को तंग किया था, जिमल भी पूरा बदला लेने का इरादा रखती थी। आखिर वो क्यों पीछे रहती? उसने इसके साथ इतना बुरा किया था, कितनी रातें उसने रो रो कर गुजारी थी सिर्फ उस शख्स के लिए जो शायद उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाता होगा, जो इसकी तड़प को कुछ भी ना समझता होगा। जिमल पागलों की तरह फ़ोन करती रही दिन रात, और फ़ोन उठाता ही नहीं था। इससे मिलने के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं गई, उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कितनी आसानी से वो कल रात उसके पास बैठा, कितने आराम से कह दिया कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जिमल और शौहर नामी मखलूक की ऐसी बैंड बजाने वाली थी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता। इतनी आसानी से वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी।
जितना तुमने मुझे तंग किया है ना सीक्रेट एजेंट शार खान उर्फ गब्बर, उससे 10 गुना ज़्यादा इंतकाम ना लिया तो मेरा नाम भी जिमल जुनेद खान नहीं। जितना तुमने मुझे सताया है, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। वो इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अगले ही लम्हे उसके कान को बुरी तरह से मरोड़ कर उसे जगा चुकी थी। वो गहरी मीठी नींद के मज़े ले रहा था। अपने कान पे होते तशद्दुद से फ़ौरन उठ बैठा। बसंती, क्या दिमाग ख़राब हो गया है तेरा? इस तरह से क्यों शोहर को जगा रही हो? कल रात की तेरी सारी गुस्ताखियाँ मैं ये सोचकर माफ़ कर दी कि नई नवेली बीवी है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो चाहे मुझ पर अपना जूता उतार कर जब चाहे शुरू हो जाए। शार्क अपना कान उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोला, अरे अरे मेरा बाबू बुरा मान गया, अभी तो सिर्फ कान मरोड़ा है, इससे पहले कि तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूँ निकलो यहाँ से। और वो क्या था कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम मेरे पास मत आना किसी की इजाज़त से। यहाँ मेरे बेड पर क्यों आए, क्यों लेटे हो यहाँ? वो कुछ बोलते हुए अचानक खामोश हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपना जुमला मुकम्मल किया था। वो कभी भी उस शख्स को खुद पर हावी नहीं होने दे सकती थी, लेकिन इसे अपने इतने करीब देखकर वो रवायती शर्म व हया इसके चेहरे पर आई, जिसकी वजह से वो अपना जुमला मुकम्मल ना कर पाई। लेकिन इसके सामने चुप रहने का वो हरगिज़ कोई इरादा नहीं रखती थी, और इसके आधे अधूरे टूटे फूटे जुमले पर शार के चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट थी। मेरे पास आना अच्छा लगना, सारी ज़िंदगी अच्छा लगेगा ना? बस मुझे इस वक्त सोने दो। वो एक बार फिर से उसके दोनों बाजू काबू करता बेड पर गिरा, खुद भी इसकी गर्दन में मुंह छुपाकर लेट गया, जिस पर जिमल की सांसें तेज़ होने लगी। शराफत से उठ जाओ मेरे ऊपर से गब्बर, नहीं तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। धमकी देते हुए वो अपने हाथों से उसे छुड़वाने लगी। यार तो धमकी देते हुए कितनी प्यारी लगती है बसंती, आई लव यू मेरा पटाखा, कितना इंतज़ार किया है मैंने इस दिन का। वो उसके शायरक पर लब रखता उसकी बोलती बंद कर गया। देख बसंती, मुझे पता है तो मुझसे बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है, होना भी चाहिए, ऐसे ही बहुत सारा नाराज़ होना भी चाहिए, तेरा हक बनता है। मैंने इतना बुरा किया है, लेकिन मैं क्या करता यार, बहुत मजबूर था। इस इलाके का कोई शख्स मुझे नहीं जानता था सिवाय कुछ लोगों के। वहाँ मैं एक बहुत अहम काम के लिए गया था, जहाँ तू मेरे पीछे पीछे आ गई और तुझे देखते ही इस दिल की वाट लग गई। बस फिर तो जहाँ जहाँ मैं तेरे पीछे पीछे वहाँ। ये बात अलग है कि तू जहाँ जाती मेरे पीछे ही आती थी। पहले तो मेरे पीछे पीछे आती थी तू, जब मैंने तुझे देखा नहीं था तब मैं इस यासिम को बहुत कहता था उस लड़की को समझाओ मेरे पीछे ना आए, लेकिन पता नहीं था तो किस मिट्टी की बनी हुई थी, मजाल है जो किसी के बारे में समझ सकती। फिर मेरे दिल में तुझे देखने का तजस्सुस हुआ, और फिर उस दिन से मेरा ये दिल तेरा हुआ। सिर्फ दिल ही क्यों, पूरा का पूरा शार खान तेरा हुआ। वहाँ पर कुछ लोगों को ना मुझ पर बहुत शक हो गया था, इसलिए वो लोग तेरा भी पीछा करने लगे। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से किसी भी किस्म की मुसीबत में पड़ो, इसलिए तुझसे वो ब्रेकअप का ड्रामा किया और दूसरी तरफ से अपनी माँ को तेरे घर भेज दिया। ऐसे ना हो कि इधर से मेरा पता कटे और उधर से तुझे कोई और उड़ा के ले जाए। दिल तो बच्चा था, तुझ पर रिस्क लेने को तैयार नहीं था। इधर से रिश्ते की हाँ हुई, उधर से रिश्ता तोड़ दिया। कुछ वक्त तक वहीं रहा उन्हीं लोगों के दरमियान, लेकिन फिर उन लोगों पर यह साबित किया कि मेरा ताल्लुक अब बड़े गुंडू से हो गया है और मैं उन लोगों के साथ इस इलाके से निकल रहा हूँ। अब उन लोगों को तेरे ऊपर भी शक नहीं था, और मैं भी दिल थाम कर दुखी इंसान बनकर उस इलाके से निकल गया। इन सबको यही लगा कि जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसकी शादी किसी और के साथ हो गई, जिसकी वजह से बहुत दुखी हूँ मैं, और मैंने वो इलाका छोड़ दिया। मैं फ़िलहाल किसी को भी ये बताने का रिस्क नहीं ले सकता कि मैं सीक्रेट एजेंट शार खान हूँ, क्योंकि ये मेरा आखिरी मिशन नहीं था। अभी बहुत सारे ऐसे ही मिशन हैं जिनके सामने मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी। मेरे इस राज को तुम्हारे अलावा मेरे 3 और इंसान जानते हैं, यासिम और अहद, और तीसरा इंसान जाजिम है। जिस दिन से तुमने अपने भाई को मेरी शिकायत की थी, हर वक्त तुम्हारे काम में अपना वो फड्डा डालता हूँ। उस दिन से तुम्हारे भाई ने पहले तो पुलिस स्टेशन में उल्टा बांध कर मुझे अच्छे खासे डंडे लगवाए, और उसके बाद हर वक्त मुझ पर नज़र रखने का, कभी कभी तो मेरे काम में मेरे पीछे भी पहुंच जाता था। पुलिस की नज़रों में तो अच्छा खासा बदनाम होकर रह गया था मैं, लेकिन हमारा एक मिशन था जहाँ मेरे पीछे पीछे वो भी आ गया, और फिर मुझे मजबूर होकर तुम्हारे भाई को बताना पड़ा। वो पागलों की तरह मेरे पीछे लगा हुआ था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने भी इस पर पूरी नज़र रखी थी। पूरे 3 महीने वो क्या करता है, किस तरह से अपना काम करता है, कहीं से रिश्वत तो नहीं लेता, किसी किस्म के लोगों से इसका ताल्लुक है।